फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेल इन एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुद्धि चैप्टर की और सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे फैक्ट्स जितने कि आपके उस चैप्टर में हैं, जो कि मैंने पहले भी डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, तो वो यहाँ आपको एक बार देखने से सारे कवर हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन के आपकी गलत होने की संभावना ना के बराबर होगी। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, एज़ वेल एज़ लाइक एंड शेयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ पर आपकी कुछ परिभाषाएं हैं जिनको कि देख लेते हैं, वन लाइनर ही हैं। यहाँ पर देखिए बकिंघम की परिभाषा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये दिया था बकिंघम ने। फिर बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये वुडवर्थ की है। तीसरी है टर्मैन की, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। और चौथी है बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये है बोरिंग की। फिर अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किया था, ये एक फैक्ट है। 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने मिलकर सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, ये सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक या यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, तो अमूर्त बुद्धि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपके इनको जो है क्लासिफाइड करने को आ जाता है, कि पहचानने को दे दिया जाता है कि इस तरह का कोई पर्सनैलिटी है तो वो किस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए अमूर्त बुद्धि, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य कवि, साहित्यकार, चित्रकार और दार्शनिक होते हैं। सामाजिक बुद्धि, जो कि एक सामाजिक वातावरण में रहता है और वहाँ पर वो अच्छे से सामंजस्य बिठा पाता है, तो इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। नेक्स्ट है गामक या यांत्रिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि वाला मनुष्य कुशल कारीगर होगा, मिस्त्री होगा या इंजीनियर होगा, मतलब उसका टेक्निकल फील्ड से ही काम होता है। अगले टॉपिक्स देखते हैं। यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसमें या तो आपका मैचिंग करने को दे दिया जाएगा कि एक कॉलम में आपके बुद्धि के सिद्धांतों के नाम दिए हैं और दूसरे टाइप में दूसरे साइड में प्रवर्तक दिए होंगे, तो आपको मैच करना होगा। या तो फिर उनके कालक्रम के अनुसार इनको एक क्रम में लगाने के लिए दिए जाते हैं कि सबसे पहला कौन सा परीक्षण आया, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत आया था, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, इस तरह से आपको क्रमवार लगाने होते हैं। तो ये वाला आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ये सारे सिद्धांतों के नाम समझ लीजिए। कई बार एक ही सिद्धांत का दूसरे तीसरे नाम भी होते हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि किसी बुक में कुछ है, किसी में कुछ होता है। यहाँ पे मैंने पूरा एक कलेक्शन कर रखा है, तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए यहाँ पर ये देखिए बुद्धि के सिद्धांत, तो यहाँ पे देखिए ये सिद्धांत है और इधर प्रवर्तक दिए हुए हैं। तो एक कारक सिद्धांत, इसके जो प्रवर्तक थे वो बिने, टर्मैन और स्टर्न, इनको माना जाता है। द्विकारक आप जानते हैं स्पीयरमैन, इन्होंने जी और एस फैक्टर की व्याख्या की थी। त्रिकारक सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन का है। फिर है बहुतत्व या असतात्मक सिद्धांत, या इसी को आणविक सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए 3 नाम दे रखे हैं, इसमें ये थॉर्नडाइक का है। PDF भी आपको लिंक में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, ये है थॉर्नडाइक का। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 या 7 कारक सिद्धांत, ये आता है थर्स्टन का। थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई थी, PMA टेस्ट, एक उन्होंने बैटरी टेस्ट बताया था, तो जिसमें इस तरह से उन्होंने योग्यताएं कई एक बताई थी। वो हम लोग पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। तो इसी को थर्स्टन का कहते हैं। इसी को 6 या 7 कारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर है वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत, ये है जी थॉमसन का, है ना। तो आप ये नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर है क्रमिक महत्व का सिद्धांत, ये है बर्ट और वर्नन का है। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत JP गिलफोर्ड का है, इसी को SI मॉडल या इंटेलेक्ट मॉडल भी कहते हैं। फिर है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये RB कैटल का है। पदानुक्रमिक हायरार्कियल थ्योरी, ये है
फिलिप वर्नन की। फिर है त्रितत्व सिद्धांत, यह स्टर्नबर्ग की थ्योरी थी। बुद्धि का पास मॉडल, ये जेपी दास का है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन प्याजे का है। फिर है जीएस कारक सिद्धांत, इसी को द्विकारक सिद्धांत या स्पीयरमैन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये स्पीयरमैन ने दिया था। तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये हॉर्न और कैटल का है। सम्मिलित सिद्धांत, इसी को देखिए गिलफोर्ड का ही है, इसको गिलफोर्ड ने दिया था, सम्मिलित सिद्धांत नाम से भी जानते हैं। या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, या एसआई मॉडल, या इंटेलेक्ट मॉडल, ये इस तरह के कई एक नाम है इसके। नेक्स्ट है गिलफोर्ड का ही है, देखिए क्योंकि इन्होंने जो था कई सारी डायमेंशंस बताई थी, तो उसी को अब आपको कहीं पर 120 दिखेगा, कहीं 150 दिखेगा, या कहीं 180 दिखेगा। ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा पिछली वीडियो में। तो इनको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे 120 कारक या 150 कारक या 180 कारक सिद्धांत। अगर इस नाम से आता है तो ये भी आपका किसका है, जेपी गिलफोर्ड का है। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण कौन कौन से होते हैं, इसमें 3 तरह के होते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। मतलब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और फिर परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इन बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ पर है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो इंडिविजुअल टेस्ट होगा, और एक है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये इस तरह से 2 हो गए। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण मतलब वन टाइम में खाली एक ही आदमी का जो है वहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। वहाँ पर खाली इसमें क्या होता है, समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 1 बाय 1 हम एक एक व्यक्ति का अगर बुद्धि परीक्षण मापते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, खर्चा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी ये बहुत अच्छा नहीं है। और जो सामूहिक होता है वो क्या होता है, ग्रुप में कई लोगों का एक साथ हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इसमें व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण और व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण क्या होंगे, जिसमें कि भाषा का प्रयोग होगा और उसमें लैंग्वेज का प्रयोग होता है, उसमें पढ़े लिखे लोगों के ऊपर ही वो किया जा सकता है शाब्दिक। और अशाब्दिक में क्या होता है, इसमें ऐसे परीक्षण जिसमें वाक्यों और ये सब का प्रयोग इंस्ट्रक्शन में तो होता है, लेकिन उनको आइटम्स में प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या बिल्कुल इलिटरेट हैं उनके ऊपर भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ता है, कि कोई भी जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर इसलिए नहीं करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें में चित्र बने होते हैं, कुछ ऐसे साइंस बने होते हैं, कुछ ऐसे सिग्निफिकेंस होते हैं, कुछ चित्र होते हैं, कुछ ऐसी प्रतिमाएं होती हैं, इमेजेस होते हैं, जिनके माध्यम से ये टेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया अशाब्दिक परीक्षण। और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, इसमें भाषा का प्रयोग तो इंस्ट्रक्शन में हो सकता है, लेकिन जो जेस्चर्स है और इस तरह से उसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, परफॉर्मेंस करके दिखाने का, उसकी वो एक्टिविटी देखी जाती है, परफॉर्मेंस देखा जाता है कि कितना निपुण है। तो यहाँ पर इस तरह से ये परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। अभी आगे आपको भी बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट किसके अंतर्गत आते हैं, वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये भी 2 तरह का होता है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। तो शाब्दिक और अशाब्दिक में आपको अंतर समझ में आ गया। अगला देखिए ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, बताएं आपको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, और इसी को क्या कहते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट, क्योंकि इसमें लिखित माध्यम के द्वारा ये टेस्ट होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इसी को पीपीटी टेस्ट भी कहते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट। और सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, 1914 में अमेरिका में किया गया था। ठीक है, अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी 2 टेस्ट होते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें 2 टेस्ट होते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसमें आर्मी अल्फ़ा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। तो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट यहाँ पर देखिए अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए,
और जो आर्मी बीटा है अंग्रेजी ना जानने वालों के लिए, मतलब अशिक्षितों के लिए था। ठीक है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको कवर कराई गई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, और क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ भी मैंने आपको दी है पहले की वीडियो में, और आगे भी मैं दे दूँगी। तो आप इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। आगे देखिए कुछ बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं, तो ये भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए बिने साइमन परीक्षण, पहला तो यही था कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने और साइमन के द्वारा किया गया था, और एक प्रकार का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, सिंगल आदमी पे करने वाला परीक्षण था। नेक्स्ट है वेशलर बुद्धि परीक्षण। अब वेशलर बुद्धि परीक्षण जो था वो किस टाइप का था, तो ये था वयस्कों के मापने के लिए था। इसमें 1939 में इन्होंने एक स्केल तैयार किया था जिसका नाम इन्होंने रखा वेशलर वेलेव्यू मापनी, इसको इस स्केल का नाम दिया गया। ये काफ़ी पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण, तो कई बार ऐसे पूछा जाता है ये कौन सा परीक्षण है, तो ये बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने किया था, तो कैटल ने किया था। इस परीक्षण का प्रयोग एक समय में कई व्यक्ति पर किया जा सकता है, तो एक तरह का सामूहिक परीक्षण हो गया। तो ये कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण आपका इसमें अंदर डीप नहीं पूछेगा कि किस तरह से किया जाता है, बस ये होता है कि हाँ कौन सा परीक्षण है, किसने किया था, इस तरह से, और क्या मापता है, तो बुद्धि मापने के ही लिए हैं ये सारे टेस्ट। नेक्स्ट है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इस परीक्षण का निर्माण रेवेंस ने किया था 1938 में, ठीक है, रेवेंस ने किया था। और ये जो है एक तरह का नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है। और ये होता है, दो तरह के इसके फॉर्म थे, एक बच्चों के लिए था और एक वयस्कों के लिए था, ठीक। नेक्स्ट है, अब इसमें कुछ भारतीय बुद्धि परीक्षण थे। कौन कौन से थे, इनके भी नाम आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं लेकिन पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पर है डॉक्टर MC जोशी, इनका मानसिक योग्यता परीक्षण 1960 में आया था। डॉक्टर प्रयाग मेहता, ये भी सामूहिक बुद्धि परीक्षण था, ये उसके बाद आया, 1962 में आया था। फिर डॉक्टर RK टंडन, इन्होंने सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1971 में दिया था। प्रोफेसर RK ओझा तथा प्रोफेसर राय चौधरी द्वारा, ये था वाचिक बुद्धि परीक्षण 1971। फिर SS जलोटा का था मानसिक योग्यता की संशोधित सामूहिक परीक्षा, ये एक संशोधित था, करेक्शन किया हुआ था 1972 में। फिर है SS मोहसिन, डॉक्टर SS मोहसिन, सामान्य बुद्धि परीक्षण 1943 में आया था। अब यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, तो यहाँ जो सबसे पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण था ये सेंगविन ने 1866 में मानसिक रूप से जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे उनकी बुद्धि को मापने के लिए किया था। नाम आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन आपका जो आपका स्पेशल एजुकेशन है, एजुकेशन वाले बच्चों के लिए, उसमें भी यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि मानसिक रूप से मंदित बच्चों का किसने किया था बुद्धि परीक्षण, तो सेंगविन ने किया था, ठीक, ये नाम आपको याद रखना है। प्रमुख परीक्षण कौन कौन से थे इसमें, तो इसमें देखिए 3 तरह के, इसके भी नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये किस तरह के परीक्षण आपने, कौन कौन से परीक्षण इनके द्वारा मापे जाते हैं, तो ये से बुद्धि परीक्षण ही मापा जाता है। इसमें देखिए कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट था, फिर है पास अलोंग टेस्ट, और फिर है क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। तो ये जो को ब्लॉक था इसमें भी क्या था, लकड़ी के 1-1 वर्ग इंच के 16 ब्लॉक होते थे, तो इस तरह से ब्लॉकों की सहायता से एक एक करके 10 डिज़ाइनों को बनाया जाता था। इसी तरह से जो पास अलोंग टेस्ट है, इस परीक्षण में 9 डिज़ाइन अलग अलग कार्ड पे बने होते थे, और ये जो है लाल और नीले रंग के इस तरह से कई जो है ब्लॉक्स बने होते थे। तो कार्ड पर बने जो डिज़ाइन थे इसमें विपरीत डिज़ाइन के भी कुछ होते थे, तो इस तरह से जिसके ऊपर टेस्ट किया जाता था उनके सामने रख दिया जाता था,
और इसी को फिर वो जो है मैचिंग करके बनाते थे। तो ये हो गया पास अलोंग। और क्यूब कंस्ट्रक्शन जो टेस्ट होता था, इसमें भी 26 क्यूब्स होते थे। तो इस तरह से ये सारे एक परफॉर्मेंस टेस्ट होते थे कि इनको करके दिखाना होता था। तो इस समय जब बच्चा इस परीक्षण को कर रहा होता था तो उसने कितनी त्रुटियां की हैं, कितना समय लिया है, इसके अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि परीक्षण को मापा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं बुद्धि लब्धि मापन विधि, IQ, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, है ना। तो ये जो है देखिए 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पर। ये आपके कई बार क्वेश्चन में आ भी चुका है कि इससे एक सवाल भी बनता है कि बुद्धि लब्धि या तो 3 फैक्टर ये दिए होंगे, इनमें से 2 फैक्टर कुछ दिए होंगे और तीसरा आपको फाइंड आउट करना होगा। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको बुद्धि लब्धि निकालना है तो मानसिक आयु दी होगी और वास्तविक आयु। वास्तविक आयु क्या होती है, जो जन्म से डिसाइड होती है, जन्म से लेके अब तक की। और मानसिक आयु क्या है कि अगर बच्चे ने कोई टेस्ट है 8 साल के बच्चे के लिए था, लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं जो बच्चा है 4 साल का, अगर वो 8 साल के बच्चे का जो टेस्ट बनाया गया है उसको अच्छे से कर लेता है और उसके अच्छी परफॉर्मेंस उसमें होती है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो मानसिक आयु है वो 8 साल के बच्चे के बराबर है। तो इस तरह से मानसिक आयु से ये मतलब हुआ कि उसकी बुद्धि कितनी प्रखर है या कितनी डल है, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए शैक्षिक लब्धि, इसको एजुकेशनल क्वोशिएंट कहते हैं। तो ये शिक्षा आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, फिर है उपलब्धि लब्धि, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, तो ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100। अब बुद्धि लब्धि क्या है, एक इंडेक्स होता है किस चीज़ का, मानसिक विकास की दर का, ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट है आयु तथा बिंदु मापदंड। अब इसमें एज एंड पॉइंट स्केल, ये क्या है, बुद्धि परीक्षण के परिणामों के आधार पर भी 2 भागों में इनको बांटा गया था, आयु मापदंड और बिंदु मापदंड। ठीक है, आयु मापदंड क्या होता है, इसके द्वारा व्यक्तियों अथवा बालकों की सीधे सीधे मानसिक आयु ज्ञात होती है। जैसे विनय का जो मानसिक परीक्षण था उसमें मानसिक आयु की बात की गई थी, मानसिक आयु का ही उसमें आकलन किया गया था। और बिंदु मापदंड क्या होता है, जिसको पॉइंट स्केल कहते हैं, इसमें जो जिसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है, परीक्षार्थी जो है उसको जो ग्रेड मिलता है, जो नंबर्स मिलते हैं, उसके आधार पर यह टेस्ट किया जाता है, जैसे वेशलर के द्वारा तैयार बुद्धि परीक्षण। तो ये फैक्ट भी आप जान लीजिए। अगले देखिए, इसमें है शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताएं क्या है, कि अगर ये टेस्ट हमने किए। अच्छा, इसी में एक चीज़ और है, एक होता है जैसे कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण आपने पढ़ा, और उसी में एक नाम अक्सर पूछा जाता है गुड एनफ ड्रा ए मैन परीक्षण। ये एक नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। अभी मुझे जस्ट क्लिक कर गया, तो गुड एनफ ड्रा ए मैन टेस्ट, ठीक है, और कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण। तो इस तरह से ये भी नॉन वर्बल टेस्ट है। कभी नाम आ जाए कि ये कौन सा है, तो गुड एनफ ड्रा ए मैन टेस्ट, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। तो ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है। आगे देखिए, शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताएं क्या हैं। यहाँ पर कक्षा में प्रवेश लेने में मदद करता है कि किस बच्चे को किस क्लास में उसका जो है एडमिशन कराया जाए, किस में उसको जो है उसको एंट्री उसकी किस क्लास में कराई जाए। फिर शैक्षिक निर्देशन में होता है, व्यावसायिक निर्देशन में होता है कि किस तरह का इसकी बुद्धि कितनी प्रखर है, या इसकी बुद्धि किस तरह की है, सामाजिक बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है, यांत्रिक बुद्धि है, मतलब किस फील्ड में इसको जाना अच्छा रहेगा, किस फील्ड की इसकी पढ़ाई की जाए। तो इस तरह से शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन दोनों में ही इन परीक्षणों की अपनी अपनी उपयोगिता होती है। शैक्षिक दुर्बलता का निदान इस परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है, और फिर इस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है कि वो उसका कहाँ पे वीक पॉइंट है, उसी के अनुसार उसको रेमेडी दी जाती है। ठीक है, अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की कितनी जो है कितनी उसकी क्वालिटी है, कितना उसकी क्षमता है, उसकी बुद्धि कितनी है, मतलब आगे उसकी योग्यता क्या हो सकती है, उसको किस तरह से पढ़ाई कराई जाए। ये नहीं कि हाँ बच्चा उतना कर नहीं पा रहा है लेकिन हमने उसके ऊपर एक बर्डन डाल दिया कि नहीं तुम्हें करना है। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा ये भी पता लगता है कि बच्चा किस फील्ड में कर सकता है। ठीक है, अगला है छात्रों का
श्रेणीकरण करना। श्रेणीकरण से मतलब कि बालक जो है IQ हम जब निकालते हैं तो ये प्रतिभाशाली बालक है, सामान्य बुद्धि का बालक है, मानसिक बुद्धि का मतलब मानसिक मंद बालक है, इस तरह से ये किस तरह की श्रेणी में आता है, या बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है ना, तो बिल्कुल जो 0 to 25 इस तरह से हमने सारणी भी दी थी पहले, टेबल आपको दी हुई है, वो सारी देख लीजिएगा, कई बार उससे भी क्वेश्चन बनता है कि इतनी से इतनी जो है बुद्धि लब्धि वाला जो है बालक वो किस श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से ग्रेडेशन किया जाता है। फिर शिक्षकों के चयन के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि खाली बच्चों का ही टेस्ट होगा और बच्चों का ही हम ग्रेडिंग उसका करेंगे, टीचर्स का भी टेस्ट होता है। फिर है प्रखर छात्रों के लिए। प्रखर छात्रों के लिए कि मतलब अगर वो बच्चा ज़्यादा है, उसकी जो है बुद्धि का स्तर ज़्यादा है, तो उसको किस तरह के काम में लगाया जाए, उसकी जो है पढ़ाई का क्या सिस्टम होना चाहिए, उसको किस फील्ड में आगे बढ़ाया जाए कि उसकी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। समस्या मूलक बालक, कुछ ऐसे होते हैं कि वो क्लास में जो है डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, तो इस तरह से उनको कैसे हम सुधार सकते हैं, उनके लिए क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये भी हो सकता है। अनुशासन की समस्या के समाधान में सहायता होती है। मानसिक बीमारियों के उपचार में, अगर बच्चा किसी तरह से मेंटली कोई प्रॉब्लम है, उसको कुछ ऐसी समस्या है जिसको कि ऐसे हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो इन परीक्षणों के द्वारा उसका पता लगाया जा सकता है कि उसको किस तरह के उपचार की आवश्यकता है। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।